जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पर्सनालिटी का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें दोस्तों हम देखेंगे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के मापन के तरीके कौन कौन से होते हैं और उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि व्यक्तित्व के मापन के 3 तरीके होते हैं: आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि। सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड एंड प्रोजेक्टिव मेथड होते हैं। और जिसमें से आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आता है अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन, इतिहास, प्रश्नावली। और वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आता है निर्धारण मापनी, प्रश्नावली और परिस्थिति परीक्षण। और प्रक्षेपी विधि के अंदर आता है साहचर्य विधि, रचना तकनीक विधि, पूर्ति विधि, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि, प्रासंगिक बोध परीक्षण विधि। दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहले हम दोस्तों देखते हैं कि जो ये तीनों है आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि एंड प्रक्षेपी विधि, इनके बारे में तो हम दोस्तों जान चुके हैं कि ये 3 प्रकार की व्यक्तित्व के मापन की विधियां होती है। तो पहले हम देखते हैं आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत जैसे दोस्तों होता है कि इस विधि में मतलब कि आत्मनिष्ठ विधि सब्जेक्टिव मेथड में व्यक्तित्व की जांच स्वयं परीक्षक या उसके परिचितों की सहायता से की जाती है। और इसमें ये तीन मुख्य विधियां आती हैं, जैसे कि आपका एक अवलोकन विधि हो गया। तो अवलोकन आप कैसे करेंगे किसी व्यक्ति का, तो इसमें दोस्तों हम देखते हैं कि अवलोकन मेथड, अवलोकन जो विधि होती है कि अवलोकित व्यक्तित्व अध्ययन की प्रमुख विधि है। इसमें व्यक्तित्व का मापन करने वाला व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी व्यक्ति के लिए उत्तरदायी बाह्य व्यवहारों का अवलोकन करता है। अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जो उनकी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, उसके द्वारा उस व्यक्ति के बाह्य व्यवहारों को अवलोकन करता है एवं उसके अनुरूप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करता है। शिक्षा शब्दकोश में निरीक्षण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि अवलोकन वर्णनात्मक अथवा संख्यात्मक आंकड़ों को एकत्र करने के साधन के रूप में दशाओं अथवा क्रियाओं को अवलोकित करने का कार्य अथवा प्रक्रिया है। और दोस्तों, एक में तो निरीक्षणकर्ता अपनी उपस्थिति को छुपाता नहीं। इसमें जो निरीक्षणकर्ता होता है वो अपनी उपस्थिति को छुपाता नहीं, उसके सामने शो करता रहता है। वह एक तरह से निरीक्षण किए जा रहे समूह में घुल मिलकर उसका एक अंग ही बन जाता है। जो निरीक्षण करता होता है उसका एक अंग बना होता है, जो कि उसी माहौल में घुला मिला रहता है, बट वो आपको अपने आप से अलग नहीं करता है। मतलब कि ऐसा होता है कि वो उस परिवेश में ही रहता है और आपका निरीक्षण, आपका अवलोकन करता रहता है। ठीक, तो उसका एक अंग ही बन जाता है। जबकि दूसरे में वह ऐसे स्थान पर बैठकर निरीक्षण करता है जहां से वह स्वयं तो नहीं दिखाई दे, परंतु संबंधित व्यक्ति के व्यवहार की सभी छोटी से छोटी बातों का भी वह निरीक्षण करने में समर्थ हो सके। भली भांति निरीक्षण करने की दृष्टि से निरीक्षणकर्ता टेप रिकॉर्डर, कैमरा, दूरदर्शक जिसे कि टेलीस्कोप बोलते हैं, इत्यादि उपकरणों का प्रयोग भी कर सकता है। मतलब आपके ऊपर नजर रखेगा। टेप रिकॉर्डर के थ्रू से आपका आवाज हो सकता है, वॉइस रिकॉर्ड करे, कैमरा, दूरदर्शक लगाए। ठीक है। निरीक्षण द्वारा प्राप्त परिणामों में विश्वसनीयता लाने के लिए निरीक्षणकर्ता निरीक्षण की प्रक्रिया को लगभग 100 एक सी परिस्थिति में बार बार दोहरा भी सकता है। मतलब ऐसा माहौल क्रिएट करेगा कि एक ही परिस्थिति में आपको बार बार मतलब वो अवलोकित करेगा। और क्या कर सकता है कि अथवा एक ही व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण भिन्न भिन्न निरीक्षणकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। मतलब एक ही व्यक्ति का निरीक्षण करना है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति अपना उसके प्रति अलग अलग अवलोकित करेंगे, निरीक्षण करेंगे तथा प्राप्त परिणामों को एक जगह एकत्रित कर व्यक्ति के बारे में कोई राय बनाई जाती है। दोस्तों, ये हुआ आपका अवलोकन विधि, जिसे हम ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। दोस्तों, आगे हम देखते हैं साक्षात्कार। दोस्तों, साक्षात्कार को क्या बोलते हैं? इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में क्या होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के परीक्षण हेतु सर्वाधिक सामान्य विधि साक्षात्कार विधि है। सरकारी नौकरियों में चयन करने के लिए इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें परीक्षक व परीक्षार्थी आमने सामने बैठते हैं। परीक्षक परीक्षार्थी से विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न पूछता है और परीक्षार्थी जो होता है परीक्षक के प्रश्नों का उत्तर देता है।
और इस परिस्थिति में क्या होता है कि उसके उत्तर जो दिए गए उत्तर रहते हैं, उसका हाव भाव कैसा होता है, तौर तरीका कैसा रहता है, उससे उसकी व्यक्तित्व का पता चल जाता है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चल जाता है। इसमें कुशल परीक्षक ऐसा प्रश्न पूछता है कि जिससे मतलब की बात निकल आए, वह परीक्षार्थी निसंकोच अपने को अभिव्यक्त कर सके। जीवन इतिहास प्रश्नावली क्या होता है, तो जीवन इतिहास प्रश्नावली में दोस्तों क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक, इस विधि में जो होती है मनोवैज्ञानिक ने चिकित्सा शाखा से ग्रहण किया है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसकी माँ के गर्भ के समय से जो घटित हो रहा है उसका इतिहास तैयार करते हैं, उसके बारे में विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं एकत्रित कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसमें 3 तरह की सूचनाएं एकत्र करता है, जो प्रारंभिक सूचना होती है, बीता इतिहास होता है और वर्तमान अवस्था होती है। इसमें इन तरीकों की सूचनाएं जो होती है शामिल की जाती हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं, हमारा आता है वस्तुनिष्ठ विधि। कौन सा आता है? वस्तुनिष्ठ विधि, जिसे कि दोस्तों हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? निर्धारण मापनी। तो दोस्तों जो निर्धारण मापनी विधि होता है कि इस विधि में व्यक्ति के किसी विशेष गुण का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से कराया जाता है। मतलब एक खास कोई गुण होगा, स्पेशल गुण होगा जो कि उसके पास, उस व्यक्ति के पास है, उन्हीं लोगों से उसका अवलोकन कराया जाता है और उस गुण को 5 या 7 भागों में विभाजित कर मतदाताओं को उसके संबंध में विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया जाता है। जिस श्रेणी में अधिक अंक प्राप्त होते हैं उसे उसी श्रेणी का समझा जाता है। और ये 4 प्रकार की होती है, जैसे कि संचयी अंक मापदंड, संख्यात्मक मापदंड, रेखांकित मापदंड तथा मानक मापदंड। इसमें क्या होता है दोस्तों, अभी पता है कि क्या होता है कि उस व्यक्ति के गुणों को 5 से 7 भागों में विभाजित कर दिया जाता है और मतदाताओं द्वारा उसके संबंध में जो विचार व्यक्त किए जाते हैं उससे वह अनुरोध किया जाता है और वह सभी क्या करते हैं, एक जगह बैठ के उस अंकों का निर्धारण करते हैं कि व्यक्ति किस कैटेगरी में अधिक उपस्थित हो रहा है, या फिर ज़्यादा उपस्थित हो रहा है, कम उपस्थित हो रहा है, या फिर बहुत कम उपस्थित हो रहा है, या फिर बार बार अनुपस्थित हो रहा है। तो इसे क्या किया जाता है, इससे उसकी पता लगाई जाती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं, इसमें प्रश्नावली एक मेथड होता है। कौन सा होता है? प्रश्नावली मेथड होता है। तो दोस्तों प्रश्नावली में क्या होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को सामाजिक गुणों जैसे सामाजिकता, आत्मज्ञान आदि के परीक्षण हेतु मनोवैज्ञानिक में प्रश्नावलियों को बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है और इस विधि में चुने हुए प्रश्नों की सूची होती है जिनके उत्तरों से व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं को ज्ञात किया जाता है। मतलब दोस्तों ये भी एक तरीके से निर्धारण मापनी की ही तरह है और उसी तरीके से भी क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है और उससे जो भी क्वेश्चन मतलब एक तरीके से जिस पे ज़्यादा उन्होंने ओपिनियन अपना दिया है उस व्यक्ति ने, उसी पर उसका निर्धारण कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इन प्रश्नों के सामने हाँ या ना लिखा रहता है। दोस्तों इन प्रश्नों के सामने क्या लिखा रहता है? हाँ या ना, मतलब आप सेटिस्फाइड है या फिर नॉट सेटिस्फाइड है, उसके बारे में बताना है। प्रश्नावली से व्यक्ति के विभिन्न लक्षणों जैसे आत्मविश्वास, सामाजिकता, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी आदि की जानकारी प्राप्त हो जाती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं परिस्थिति परीक्षण विधि। दोस्तों परिस्थिति परीक्षण विधि में क्या होता है कि इस विधि में वास्तव में व्यवहार परीक्षण विधि का ही एक अंग है, एक ऐसा व्यवहार परीक्षण विधि का एक अंग है। इस विधि में व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में रहकर उसके व्यवहार या किसी विशेष गुण की जांच की जाती है। यहाँ पर जिन व्यक्तित्व संबंधी गुणों के विषय में जानना हो उससे संबंधित कार्यों को व्यक्ति द्वारा किए जाने के लिए आवश्यक परिस्थितियां कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जाती है। इसका मतलब दोस्तों कि इसको व्यवहार में रख के किया जाता है, व्यवहार परीक्षण विधि होता है और इसमें व्यक्ति को जिस हद की उसको जिस जो मेंटेलिटी जाननी है उसका एक कृत्रिम व्यवहार क्रिएट किया जाता है कि इसमें वो अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहा है उसके बारे में निकालता है। दोस्तों इसमें जैसे कि एक थे हॉटसन, तो दोस्तों हॉटसन ने अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक है स्टडीज इन डेडिक्ट, क्या है दोस्तों? स्टडीज इन डेकिट। तो इसमें क्या है कि इस विधि के प्रयोग के अनेक उदाहरण दिए हैं। उन्होंने इसका प्रयोग एक बालक की ईमानदारी की जांच करने के लिए किया। उन्होंने एक कमरे में एक संदूक रख दिया एवं कुछ बालकों के थोड़े थोड़े सिक्के दिए। उन्होंने बालकों को आदेश दिया कि वे सिक्के को संदूक में डालें। परीक्षण के अंत में संदूक में सिक्कों को गिनने से ज्ञात हुआ कि कुछ बालकों ने सिक्कों को उसमें
नहीं डाला। इसमें दोस्तों क्या किया गया, उनकी एक तरीके से एक परिस्थिति क्रिएट की गई कि उनको कॉइन डालना था, सिक्का डालना था एक संदूक में, लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया, सिक्के डाले और कुछ ने नहीं डाले, जिससे कि क्या किया गया, उनके व्यवहारों का अध्ययन हो गया, उनके व्यक्तित्व का पता चल गया कि इसमें किसी की ने ईमानदारी दिखाई है, किसी ने बेईमानी की है, या फिर किसी ने जानबूझकर रखे गए पैसों को उठाने का प्रयास करता है या फिर नहीं करता है। हो सकता है उस पैसे को न डाला हो व फिर बाहर ही रखा हो। आगे दोस्तों हम देखते हैं प्रक्षेपी विधि, जिसे में क्या आता है आपका साहचर्य विधि, रचना तकनीक विधि, पूर्ति विधि, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि और प्रासंगिक बोध परीक्षण विधि। इसमें दोस्तों हम देखते हैं आपका जो प्रक्षेपी विधि होता है, तो प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने को उभार कर अपने ही सामने लाए। मतलब व्यक्ति जो रहेगा वो अपने को उभार कर अपनी जो आंतरिक क्रिया होती है, अंतर क्रिया होती है, उसे ऐसा प्रोड्यूस करे कि सबके सामने लाए। सन 1911 में फ्रायड ने भ्रांति, ठीक है दोस्तों, डिल्सन की व्याख्या करते हुए इस शब्द का उल्लेख किया। मतलब किसका, तो प्रक्षेपण का उल्लेख किया था। उन्होंने यह कहा कि एक प्रकार का यह रक्षा युक्ति है। क्या है, एक रक्षा युक्ति है कि व्यक्ति अपने अंदर का जो व्यवहार रहेगा उसे उभार कर बाहर लाएगा। फ्रायड का कहना था कि प्रक्षेपण का संबंध दमित इच्छाओं से है, जो मतलब कि इच्छाएं ऐसी है कि दब गई है, उसे आप बाहर नहीं ला पाते, उसी इच्छाओं से वो संबंधित होता है। व्यक्ति के अचेतन में इन दमित इच्छाओं का रूपांतरण हो जाता है। जब वो उसको क्या करेगा, अपनी जो दबी हुई इच्छा है, दबी हुई जो कि अपने मन में कुंठा उंठा बैठा है, तो उसे जब वो बाहर लेके आता है तो उसे प्रक्षेपण हो जाता है। तो दोस्तों तो प्रक्षेपण में आपका आता है कि जैसे कि एक आता है आपका साहचर्य विधि। तो दोस्तों साहचर्य विधि क्या होता है कि साहचर्य विधि में आपको दोस्तों निकल के आता है कि व्यक्ति क्या करता है, तो व्यक्ति जो होते फ्रायड थे वो मतलब कि इसका प्रयोग करके शिष्य गुरु द्वारा जो एक शिष्य युंग द्वारा प्रारंभ किया था किसका, साहचर्य का। और इसमें व्यक्ति के सामने कुछ निश्चित शब्दों को एक एक करके व्यक्ति के सामने बोला जाता है। क्या किया जाता है, एक एक निश्चित करके उसे शब्दों उसके सामने बोला जाता है। शब्द को सुनने के बाद उसके मन में जो शब्द आए उसे बोलना होता है। मतलब वो बार बार वो वर्ड को सुनेगा और जो उसके माइंड में जो भी मन जो शब्द आएगा उसे बोलेगा, ठीक है। तो उससे प्राप्त शब्द के विश्लेषण के आधार पर व्यक्ति के सांवेगिक संघर्षों का पता चलता है कि वह कितना उसने मतलब शब्दों को कितने ध्यान के साथ वो शब्दों को सुना है। इस परीक्षण का प्रयोग सामान्यतः मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों के लिए व्यक्तियों के व्यक्तित्व के मापन में सुचारू रूप से किया जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं रचना तकनीक। तो दोस्तों रचना तकनीक क्या होती है, इसमें दोस्तों आपका होता है सॉरी दोस्तों रचना तकनीक क्या होता है कि इसको आप रचना किसी भी व्यक्ति क्या क्या किया जाता है कि रचना एक माहौल क्रिएट किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि उस व्यक्ति को एक तरीके से ऐसा माहौल क्रिएट किया कि वो व्यक्ति वहां से क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या प्रक्षेपित कर रहा है, कि मतलब वो एब्जॉर्ब करके क्या बाहर निकालने की कोशिश करता है। ये आपका हो जाता है रचना विधि। और आपका आता है कि पूर्ति विधि। तो दोस्तों पूर्ति विधि में क्या होता है कि जो उसके अंदर की कमियां रहती है तो क्या करता है उसे वो बाहर निकालने की हो सकता है कोशिश करके वो नए को धारण करे। जैसे दोस्तों कि 1940 में रोहड़े तथा हाइड्रोथ ने ऐसे परीक्षण का निर्माण किया जिसका प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। रोटर ने 1950 में एक व्यक्ति पूर्ति परीक्षण विकसित किया जिसमें 40 वाक्य होते थे। कैसे, कितने वाक्य होते हैं, 40 वाक्य होते हैं। व्यक्ति को उन्हें अपनी ओर से पूरा करना होता है। मतलब उसको क्या करना, रचना, मतलब एक तरीके से वो पूरा नहीं होता था, उसे व्यक्ति को अपनी ओर से पूरा करना होता है। इस तरीके के परीक्षण में व्यक्ति के वाक्य का एक हिस्सा दिखाया जाता है और दूसरा हिस्सा खाली होता है। मतलब एक तरीके से जैसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति होती है उस तरीके से होता है, जिसकी पूर्ति व्यक्ति अपनी क्या होता है अपनी इच्छा अनुसार करता है। जैसे इसमें दोस्तों आपका कि भविष्य लिख दिया गया, उसके आगे डैश दे दिया गया कि आप आगे क्या फील करते हैं। दिल्ली लिख दिया गया, डैश कर दिया गया। मैं एक लिख दिया गया, डैश कर दिया गया कि इसके आगे आप कैसे इसको भविष्य इस वाक्य को कंप्लीट करते हैं। जब व्यक्ति वाक्य की पूर्ति कर लेता है तब उसमें व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष प्रकट होते हैं। इन वाक्यों का विश्लेषण व व्याख्या करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति ने किन बातों से बचना चाहा व किन बातों को केवल खाना पूर्ति की है। आगे दोस्तों देखते हैं रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होता है।
तो दोस्तों जो इस परीक्षण में एक हिस्सा स्विस विद्वान हरमैन रोड्सा ने, दोस्तों एक जो रोड्सा थे एक वो थे, क्या थे, स्विस विद्वान थे, ठीक है। तो इनके द्वारा एक प्रतिपादित किया गया। इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे परीक्षण सामग्री होता है, परीक्षण विधियाँ होती है, विश्लेषण होता है। विश्लेषण में आपका आता है स्थान का निरूपण, निर्धारक का गुण और विषय और प्रतिक्रियाएं होती है। ये सब चीज़ एक किस में आते हैं, सभी रोड्सा विधि में आते हैं। तो परीक्षण कुछ सामग्री रखी जाएंगी। तो इसमें जैसे कि रोड्सा ने 10 प्रमाणित स्याही के धब्बों को कार्डों का प्रयोग किया। इसमें 5 पूरी तरह से काले होते हैं, 2 काले और 2 लाल है तथा 3 में अनेक रंग है। और परीक्षण विधि में क्या होता है कि व्यक्ति की जांच करने के लिए इन 10 कार्डों को, जो 10 कार्ड रखे गए हैं, प्रयोज्य के सामने एक एक करके रखा जाता है तथा उसमें से ये पूछा जाता है कि उस धब्बे में क्या दिखाई पड़ रहा है, कि मतलब कौन सा कलर दिखाई पड़ रहा हो सकता है। तो कार्ड को जैसे चाहे वो अपने उसे घुमा फिरा सकता है। ऐसा करके उसे यह बताना होता है कि इस धब्बे में कोई अंश या पूर्ण भाग जिससे उसे चित्र के समान दिखाई पड़ रहा है, या एक कार्ड निश्चित समयांतराल में प्रस्तुत किए जाते हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कोई भी आपको क्या किया जाता है, आजकल क्या टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि थोड़ा थोड़ा क्या करता है, संकेत रूप में कोई चीज़ दे देता है कि जिसमें आपको खुद समझना रहता है कि ये क्या चीज़ें हो सकती है। अब विश्लेषण में क्या कर सकता है कि व्यक्ति उन धब्बों के प्रति जो प्रतिक्रियाएं करता है उसे लिख लिया जाता है। जो होता है, जो प्रतिक्रियाएं कहेगा, जो बताएगा वो उसके बारे में लिख लिया जाता है। उनका विश्लेषण 4 तरीकों से किया जाता है। स्थान का निरूपण, जैसे कि इसमें यह निश्चित किया जाता है कि उस धब्बे के किसी विशेष भाग के प्रति जो प्रतिक्रिया रहेगी, ठीक है दोस्तों, जो प्रतिक्रिया रहेगी अथवा संपूर्ण धब्बे के प्रति जो प्रतिक्रिया रहेगी। विश्लेषण में यह भी देखा जाता है कि प्रयोज्य में प्रतिक्रिया के धब्बे की बनावट के कारण है अथवा उसके विभिन्न रंगों की गति के कारण, या हो सकता है कि किसी भी चीज़ के रंगों के कारण है या फिर धब्बों की बनावट के कारण है। तो इसमें क्या किया जाए, यदि उसे धब्बे का पूर्ण अंश दिखाई देता है तो उसे W से अंकित करता है। यदि उस धब्बे से पूरा अंश दिखाई दे रहा है तो W से करेगा, और धब्बे का सामान्य अथवा बड़ा अंश है तो D से, और असामान्य छोटा अंश है तो उसे मतलब कैपिटल डी स्मॉल डी से, तथा उजले स्थान के स्थान पर आधार पर वह उसे अनुक्रिया देने के यश से अंकित करता है। निर्धारक गुण में क्या करता है कि इसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति ने अपनी अनुक्रिया धब्बे के किस गुण के कारण अथा बताई। मतलब कि हो सकता है एक ही चीज को, मतलब कोई भी चीजें आपको दिखाई जाती है उसके कई मतलब निकलते रहते हैं, तो किसके आधार पर उसे बताया है, इसमें किया जाता है। इससे क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि परीक्षार्थी ने धब्बों की किसकी आकृतियां देखी, व्यक्ति की, पशुओं की, प्राकृतिक दृश्य की, व्यक्तियों की आकृतियां। मतलब होता है ना दोस्तों कि कोई एक चीज होता है, सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है कि उस व्यक्ति ने किस ऑब्जेक्ट से उसे, किस कॉन्टेक्स्ट से उसे देखा है। और प्रतिक्रिया होती है, किसमें देखा जाता है कि व्यक्ति ने प्रत्येक धब्बे के लिए कितने समय में प्रतिक्रिया दी, उसको देखने में कितना टाइम लिया उसको बताता है। और दोस्तों क्या किया जाता है कि कितनी प्रक्रिया दी और वह किस प्रकार की दी थी। अनेक व्यक्तियों द्वारा की गई एक सी प्रतिक्रिया की लोकप्रिय अनुक्रिया कहते हैं, जिसका संकेत P है। और जैसे यदि प्रथम भाग में पूरे धब्बे को लोग चमगादड़ ही कहते हैं तो हो सकता है वो लोकप्रिय अनुक्रिया हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।